जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जैसे पढ़ा होगा चैप्टर 10 के अंदर एक चीज मौजूद है, थोड़ा सा उसको आप याद करें, थोड़ा सा चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर एसटीबी बुक के अंदर बीजन ट्रीज की वजह से हर आर्गन जो है अपनी पोजीशन में वहां पे होल्ड। बीजन ट्री ऐसे सर काफी स्टूडेंट ने जवाब दिया है, ये सब मीजन ट्रीज की वजह से, ये सारे मीजन ट्रीज है, इनकी वजह से ये आर्गन अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। मीजन ट्रीज फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 फाइलम कार्डेटा उसके अंदर मीजन ट्री टर्म मौजूद है, ठीक है। एसटीबी बुक के अंदर वहां पे आप देख सकते हैं मीजन ट्रीज, ठीक है। एनीवे तो ये हुए सेक्शन। अब हम आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। जैसे ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, हम नहीं उसमें जाना चाहते हैं, और थोड़ी सी दोबारा से देखें ताकि आपको याद हो जाए। जैसे ये पार्ट जो इलियम का पार्ट है, इलियम पार्ट है, और ये पार्ट जैसे इलियोसिकल वॉल और स्फिंक्टर है, जो इलियम से कंटेंट है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होने से यहाँ पे जो उसकी रेगुलेशन करता है। जब ये ओपन होंगे तो इलियम से पार्ट जो जितने कंटेंट होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। जब ये क्लोज होगा तो यकीनन कोई चीज यहाँ पे पास नहीं हो सकेगी। जो पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे हम कहते हैं सीकम कहते हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे CAE लिखा होता है, अमेरिकन इंग्लिश में CE से भी लिखा होता है, तो एक ही बात है, सीकम है। सीकम में इस पाउच को कहते हैं। उसके बाद एक असेंडिंग कोलोन है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जिससे दूसरा जो सेक्शन है ट्रांसवर्स कोलोन है। तीसरे सेक्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन है, और ये जो कोलोन होता है इसे हम कहेंगे सिग्मोइड कोलोन है। और उसके बाद जैसे एक स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम के बाद एनस जस्ट एक ओपनिंग होता है, एनस एक ओपनिंग है। तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन के सेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन के सेक्शन है। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि इसी जैसे सीकम के साथ एक ब्लाइंड ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट आते हैं। एक और इलस्ट्रेशन है जो अभी हमने जैसे देखी है, इसी तरह से हम आते हैं जैसे थोड़ा सा अपेंडिक्स को भी डिस्कस करते हैं। जैसे ये इलियम है, इलियम पार्ट है, और ये वॉल है, इलियोसिकल वॉल और इलियोसिकल स्फिंक्टर है। इसके जरिए जैसे जितने भी इलियम के कंटेंट्स होंगे अब वो किस में जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जाएंगे। पहले पार्ट को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। अब ये कौन सा पार्ट होगा या सेक्शन होगा, इसे हम कहेंगे असेंडिंग कोलोन। और ये कौन सा सेक्शन आगे होगा, यकीनन ट्रांसवर्स कोलोन होगा। और देन यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद नेक्स्ट आता है जो सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद देन टर्मिनल ओपनिंग रेक्टम, और देन टर्मिनल ओपनिंग इज एनस। तो इसके अंदर जैसे आप देखिए सीकम के साथ साथ एक ब्लाइंड ट्यूब है जिसका नेम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जैसे हमारे एसटीबी बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इसके हवाले से बताया गया है कि ये वेस्टिजियल आर्गन है, ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर और आर्गन है। वेस्टिजियल आर्गन हम उन आर्गन्स को कहते हैं जिनकी फंक्शन इस वक्त नहीं है, करंटली उसका कोई फंक्शन नहीं। हो सकता है कि इनके एंसेस्टर्स में ये वेल डेवलप्ड हो, वो फंक्शनल हो, इस वक्त ये रिड्यूस्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड और नॉन फंक्शनल, रिड्यूस्ड हो, वेल डेवलप्ड ना हो, और नॉन फंक्शनल जो आर्गन हो, तो ऐसे आर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल आर्गन। सच आर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल आर्गन। तो एसटीबी बुक के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ वेस्टिजियल आर्गन। और एसटीबी बुक के हवाले से ये भी होगा कि हर्बीवोर्स के अंदर ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वेल डेवलप्ड है। हर्बीवोर्स जो होते हैं जैसे गोट, शीप, घास खाने वाले, ग्रास खाने वाले, प्लांट ईटर्स जो होते हैं, उनके अंदर ये जो है वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिस एंजाइम का नेम है सेल्यूलेज एंजाइम। सेल्यूलेज एंजाइम का काम क्या होगा, यकीनन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की डाइजेशन है सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से होगा, और ये बैक्टीरिया की मदद से होगा। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड है, बट ह्यूमन बीइंग के हवाले से बताया गया कि ये वेस्टिजियल आर्गन है, नॉट फुली डेवलप्ड, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, नॉन फंक्शनल है। फिर भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आता है। कभी कभार इसके अंदर जैसे ब्लॉकेज या जैसे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो सीवियर पेन होता है, और फौरन जो है सर्जरी की जरूरत होती है, इसकी रिमूवल कराई जाती है, बिकॉज इसके कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं है। बट जो करंट रिसर्च वगैरह चल रही है उस हवाले से
जैसे कहते हैं रिसर्चर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके अंदर काफी सारे बैक्टीरिया रहते हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू भी होते हैं, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी इस पार्ट का जैसे एक रोल भी होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स मे सर्व एज रिजर्वायर फॉर बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, उसके लिए रहने की ये जगह भी है। यंग जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जैसे इम्यून सिस्टम के तौर पे भी काम करता है। बट हमारे बुक्स के हवाले से है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अब हम आएंगे, नेक्स्ट आएंगे फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पे आएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से फंक्शन है। एनटीबी बुक पढ़ रहे हैं, नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें जैसे 258 पेज पे आप आएंगे फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एनटीबी का मतलब नेशनल टेक्स्ट बुक, एसटीबी का मतलब है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, एसटीबी एनटीबी फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बिकॉज काफी कभी कभार हमसे ये भी सवाल पूछते हैं कि एनटीबी क्या है। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ती है कभी कभार टाइम टू टाइम बताने की व्हाट इज एनटीबी। ठीक है, नेशनल टेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसमें जो की फंक्शन या मेन फंक्शन एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, एक और फंक्शन है रिड्यूसिंग द एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, ये चार ओवरऑल हेडिंग है कि ये सारे फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि मेजर फूड तो उसकी 3 कैटेगरीज है। मेजर फूड की 3 कैटेगरीज है, कौन सी? एक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिनके वेरियस फॉर्म्स हैं, इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स कहते हैं, और तीसरी जो मेजर फूड की कैटेगरी है उसे हम कहते हैं लिपिड्स कहते हैं। 3 ये जो है मेजर फूड कैटेगरीज है जिनकी जीआईटी के अंदर वेरियस सेक्शन के अंदर डाइजेशन भी होती है, और एब्जॉर्प्शन के हवाले से हमने पढ़ा था कहाँ पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेक्शन है इलियम, इलियम के अंदर विलाय होते हैं, वहां पे एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में शामिल हो गए, आइदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। बट ये जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन जैसे कहाँ पे होती है, इनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है जैसे फर्दर डाइजेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज नॉट टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है डाइजेशन का अमल स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही महदूद है, आगे डाइजेशन का काम नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम इन्हीं जगहों तक मौजूद है। और उसके बाद जैसे प्रोक्सिमल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शंस टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मेकिंग द स्टूल सॉलिड। स्टूल कहते हैं फीसिस को, ह्यूमन फीसिस और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के लिए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसे फीसिस भी कहते हैं और स्टूल भी कहते हैं। स्टूल जैसे आपको याद है जैसे हमने पढ़ा था कि काइल जो बिल्कुल सॉल्युबल और लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्युबल और लिक्विड फॉर्म में होता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जिस तरह से और भी काफी कंपोनेंट्स हैं अभी तक जो लिक्विड फॉर्म में है, काफी थोड़े से पेस्ट की तरह इस तरह से है। तो अब जो है जैसे वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन होगी तो रिजल्ट क्या होगा, वाटर और मिनरल्स जैसे वाटर निकल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फीसेस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी सॉलिड और हार्ड होना इनका अमल शुरू हो जाएगा। The substances that remain in the tube become pieces। जाहिर है जब जो भी अब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचेगा या बनेगा, दैट इज कॉल्ड पीसेस which is stored in time in the distal portion of the large intestine। कौन सा डिस्टल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे फीसेस जमा होंगी, रेक्टम के अंदर जो है फीसेस जमा होती जाएंगी। रेक्टम के अंदर जैसे एक असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, वहां से वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन होती जाएगी। ट्रांसवर्स कोलोन है, वहां पे वाटर मिनरल की एब्जॉर्प्शन। डिसेंडिंग कोलोन है और इसके बाद सिग्मोइड कोलोन है। सिग्मोइड कोलोन के बाद जैसे यकीनन जितना वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद जैसे फीसेस जो आके टर्मिनल या डिस्टल एंड होता है जिसका नेम है रेक्टम, इसके अंदर आके जमा हो जाएंगे। और देन फाइनल जैसे एनल ओपनिंग है या एनस है उससे जो है इंजेक्शन का अमल होगा या जो फूड मटेरियल बाहर निकलेगा। तो ये पहला काम है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन किसका काम है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स है, विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन। The large intestine also helps in the absorption of vitamins made by the bacteria। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया स्पेशली जो एक विटामिन बी भी बनाते हैं, विटामिन के भी बनाते हैं। एसटीबी बुक के अंदर
इनकी पॉइंट्स जैसे मौजूद है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे जीआईटी के अंदर मिलियंस की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं। काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए विटामिन भी बनाते हैं। तो विटामिन बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन मेड बाय बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया ने ही विटामिन बनाए। दीज विटामिन्स वर सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। जैसे हम एचटीबी बुक के अंदर भी पढ़ते हैं, जैसे उसमें भी इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में भी मौजूद है। जैसे यकीनन आपने पढ़ा होगा, द नॉर्मली लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन, द बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन्स आर विटामिन के है और बायोटिन जो एक विटामिन बी का टाइप है, ये भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और इनके विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। रिड्यूसिंग एसिडिटी, एसिडिटी वाई? बिकॉज जैसे आपको पता है कि स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो जरा एसिडिक होते हैं, क्योंकि वहां पे HCl प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक HCl प्रोड्यूस होता है। जाहिर है गैस्ट्रिक HCl प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रलाइज तो होता है काफी जगहों पे, जैसे बाइल साल्ट्स है, बाइकार्बोनेट्स गट के अंदर शामिल होते हैं, बट फिर भी अगर कोई एसिडिटी है तो उसको, एसिडिक कंटेंट्स है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी जैसे किसका होगा, ये द म्यूकोसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट्स बाइकार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट्स सीक्रेट करते हैं, न्यूट्रलाइज द इंक्रीज एसिडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द formation of these fatty acid and digestive components at earlier parts of intestine। तो अर्लियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जैसे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, उसकी एसिडिटी की ट्रेसेस है, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कैसे होगा? बाइकार्बोनेट्स की मदद से होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस। इसी तरह से दूसरा जो काम है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन है, वो किस तरह से होगा कि ये जो म्यूकोजल बैरियर है, जो म्यूकोजा होती है, जो इनर लेयर है जीआईटी के अंदर, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर और भी थिक होता है। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि हर एक जीआईटी के पार्ट की स्पेशलिटी होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो ये जो सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे थिक म्यूकोजा होती है, म्यूकोजल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन, ताकि कोई माइक्रोब्स वगैरह उसमें लाइक हमारे जैसे टिश्यूज के अंदर डायरेक्टली जैसे इंटर ना हो सके, थिक म्यूकोजा होती है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हम फंक्शन में जाएंगे, लाइक नेक्स्ट जो पार्ट में जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे, डिफिकेशन रिफ्लेक्स इन एडल्ट्स। डिफिकेशन जैसे फीसेस तो लफ्ज आपने पढ़ा है, फीसेस जो है जिसे हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। डी लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे रिमूव करना, रिमूवल ऑफ फीसेस, रिमूवल ऑफ फीसेस, जैसे इस अमल को हम कहते हैं डिफिकेशन कहेंगे। जब रेक्टम फीसेस से भर जाएगा तो उसके बाद जो है फीसेस की रिमूवल होगी, इस रिमूवल के अमल को हम कहते हैं डिफिकेशन कहेंगे। डिफिकेशन रिफ्लेक्स इन एडल्ट्स, रिफ्लेक्स की मीनिंग होती है ये जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, सिग्नल्स आते रहते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ से, जिस वेरियस ऑर्गन्स की तरफ, जो हमारे विल या विश में नहीं होते हैं, तो इस तरह से जो है डिफिकेशन का जो अमल होता है। सो व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट, a person usually can initiate the defecation reflex। defecation जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, FECEC भी लिखते हैं, FEAE भी लिखते हैं। FE जो ऐड होता है जैसे सीकम में हमने जिससे पढ़ा था, ये ब्रिटिश इंग्लिश में अक्सर इस्तेमाल होता है और ये अमेरिकन के अंदर इस्तेमाल होता है। FE by holding a deep breath contracting the abdominal muscles। जैसे जब भी डिफिकेशन का अमल होता है तो जैसे कोई भी पर्सन एक डीप ब्रीथ के जरिए जैसे डीप ब्रीथ लेता है और डीप ब्रीथ के जरिए जैसे ब्रीदिंग को थोड़ा सा स्टॉप भी करते हैं और एब्डोमिनल मसल्स का जो प्रेशर होगा इसकी वजह से अल्टीमेटली वो किस पे आएगा, अल्टीमेटली रेक्टम एक्शन इंक्रीज द इंटरनल प्रेशर दैट फोर्सेस द फीसेस इनटू द रेक्टम। उसके बाद अगर फीसेस जो है यकीनन अगर जैसे कोलोन वगैरह में है तो भी जैसे वो रेक्टम तक आ जाएगी और रेक्टम फीसेस से भर जाता है, पहले से जैसे भरा हुआ है, क्योंकि उसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जहाँ पे स्टोर होता है। व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड, जब भी रेक्टम जैसे फुल हो जाता है, एक तो जिस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसे फीसेस कहते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन होने के बाद थोड़ा सा सॉलिड भी हो गया, अब वो रेक्टम के अंदर आया और रेक्टम के एक और जैसे फिनोमेना कि जैसे कोई भी पर्सन है जैसे लाइक ब्रीदिंग को होल्ड करके एब्डोमिनल मसल्स के प्रेशर की वजह से ये होगा कि
देन कोलोन से फीसिस जो है रेक्टम की तरफ जाएगी। इट्स वॉल इज डिस्टेंडेड। किसकी वॉल डिस्टेंडेड? रेक्टम की वॉल जो है डिस्टेंड हो जाएगी। डिस्टेंड की मीनिंग है स्ट्रेच हो जाएगी। जब भी फीसिस रेक्टम के अंदर आएगी, रेक्टम के अंदर आएंगी तो ये इनकी वॉल यकीनन भरने से स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी एंड डिफिकेशन रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड। जैसे मींस ये रेक्टम जो है फीसिस से भर जाता है तो एक सिग्नल और इम्पल्स जनरेट, सिग्नल जो है यकीनन ऐसे ट्रिगर्ड, रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड कि यानी जरूरत है कि अब इनकी जो है रिमूवल हो या डिफिकेशन का अमल हो, यानी फीसिस की रिमूवल की जरूरत है। एक रिफ्लेक्स है, सिग्नल है। As a result, peristaltic waves in the descending colon are stimulated and internal and anal sphincter relaxes। हम आते हैं इलस्ट्रेशन पे। जो एनल ओपनिंग होती है उसमें एनल ओपनिंग और एनस होती है, तो वहां पे दो किस्म के स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होते हैं इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं, स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, जिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिनको रेगुलेट करता है, जिन पे हमारा किसी पर्सन का विल या विश नहीं होती है। जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं, जो एक्सटर्नल यानी बाहर आउटर साइड पे, उनकी जो किस मसल्स के बने होते हैं, ये स्फिंक्टर ऐसे जो स्ट्रिप्ड मसल्स के बने होते हैं, वॉलंटरी नेचर होते हैं, जिसपे हमारा विल विश या कंट्रोल पे होता है। तो दो किस्म के यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल पे कोई भी हमारी विल विश रेगुलेशन कंट्रोल चॉइस नहीं होती है, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो हमारी विल या विश के अकॉर्डिंगली जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हुए। इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो, जैसे आपको पता है कि स्फिंक्टर ट्यूब्यूलर कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पे स्फिंक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट और नैरो होंगे तो कोई चीज पास नहीं हो सकेगी। स्फिंक्टर जब रिलैक्स होंगे तो वो मटेरियल जो है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से पास हो सकते हैं। इसी तरह से इंटरनल जो एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होंगे तो यानी एक डिफिकेशन का अमल आगे होगा। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज सिग्नल टू रिलैक्स the feces are forces to the outside. The defecation reflex persists only for a few minutes and quickly dies। यानी डिफिकेशन का भी रिफ्लेक्स आता है, सिग्नल होता है, इम्पल्स होता है, थोड़ी देर के लिए जनरेट होगा ताकि उसमें डिफिकेशन का अमल हो जाए। जिससे डिफिकेशन का अमल हो ही जाता है या डिफिकेशन को कोई जैसे स्टॉप कर देता है सिग्नल को, तो देन ये ऐसा रिफ्लेक्स डाइस, डाइस की मीनिंग खत्म हो जाता है, मरना नहीं, जिससे रिफ्लेक्स खत्म हुआ उसे हम कहते हैं डाइस, जिससे रिफ्लेक्स डाइस। अ पर्सन यूजुअली कैन इनहिबिट डिफिकेशन। कभी कभार जैसे वेरियस रीजन की वजह से कोई भी पर्सन है डिफिकेशन के अमल को थोड़ी देर के लिए जैसे स्टॉप भी कर सकता है। इनहिबिट की मीनिंग है स्टॉप करना, क्योंकि वॉलंटरली अपनी चॉइस से बाय कीपिंग द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड। अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड होंगे चॉइस से हम ये कर सकते हैं। जैसे बिकॉज हमें पता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉलंटरी इन नेचर होते हैं। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, जैसे किस तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है। एनल ओपनिंग और जस्ट एनस, जैसे यहाँ तक तो ये जो है रेक्टम है, ये पार्ट रेक्टम का है, और रेक्टम के बाद जो ओपनिंग होता है फ्यू सेंटीमीटर एक ओपनिंग होता है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द एनस। जैसे आपको पता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा जीआईटी, इंसान का जीआईटी माउथ से लेकर एनस तक होता है। एनस इज जस्ट एक ओपनिंग है, इसमें जैसे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो पास आउट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास होने के अमल को कहेंगे इजेशन, इजेशन कहेंगे, जिसमें फीसिस आपको पता है कि रेक्टम के अंदर जैसे भर जाती है तो एक सिग्नल आ रहा है, इम्पल्स जैसे एक स्टिमुलेशन होती है कि भाई इस फीसिस को रिमूव किया जाए, तो स्ट्रेच हुए, स्ट्रेच होने के बाद जैसे अब देखिए दो किस्म के स्फिंक्टर है। एक जैसे ये एनल कैनाल फ्यू सेंटीमीटर 3-4 सेंटीमीटर का एक जैसे ट्यूब है जिसमें जैसे फीसिस पास होगी, तो उसमें एक है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है इन्हें हम कहेंगे इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर है, इन्हें हम कहेंगे इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी नेचर है। दूसरी जो स्फिंक्टर है जिसे हम कहते हैं
एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वॉलंटरी इन नेचर होते हैं, इंटरनल जो होते हैं इनवॉलंटरी इन नेचर है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर दे आर वॉलंटरी इन नेचर, वॉलंटरी की मीनिंग होती है जो पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंग होती है। इंटरनल जो होते हैं ये इनवॉलंटरी इन नेचर है, दैट आर नॉट इन पर्सनस विल और विश। इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, और इसी तरह से नॉट इन विल और विश इसके अकॉर्डिंग। और ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं ये स्ट्रिप्ड मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स के बने हुए हैं, स्ट्रिप्ड और स्ट्राइटेड मसल्स के बने हुए हैं, और ये वॉलंटरी इन नेचर है, स्ट्रिप्ड मसल्स के बने होते हैं। तो इसी तरह से जो है वॉलंटरी, तो यानी हम कोई भी पर्सन है थोड़ी देर के लिए फीसिस के स्टॉप को रोक सकता है। इनवॉलंटरी जो विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं है। कभी कभार किसी इंसान के कुछ कंडीशंस की वजह से फीसिस का अमल रुकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे वाई उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली नहीं होता, वाई बिकॉज इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं, तो इस तरह से ये हो सकता है। तो अगेन एक और भी जैसे इलस्ट्रेशन है जिसमें आप ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर देख सकते हैं, ये इंटरनल है, और दूसरी ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। ये एनल कैनाल है जो फ्यू सेंटीमीटर तक है, और ओपनिंग को हम कहेंगे जस्ट एनस कहेंगे, और इसके जरिए जो फीसिस जो है वो पास आउट हो जाता है। तो इस अमल को हम कहेंगे डीफिकेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीफिकेशन। और इसी तरह से डीफिकेशन इन इन्फेंट्स भी होता है। इन्फेंट्स के अंदर भी जैसे डीफिकेशन का अमल होता है, जैसे हमने एक एडल्ट पढ़ा है और दूसरा जो है इन्फेंट्स है। जैसे इन्फेंट्स, जैसे यू नो वेरी वेल के इन्फेंट्स उनकी कोई चॉइस ही नहीं होती है कब डीफिकेशन करें, जब भी जैसे वो करना चाहे तो वो उनकी जो जैसे डीफिकेशन हो जाती है ऑटोनॉमिक होती है, कंट्रोल उनका नहीं होता है। इन इन्फेंट्स द डीफिकेशन रिफ्लेक्स कॉल्ड ऑटोमेटिक एम्प्टाइंग ऑफ द बाउल। बाउल कहते हैं ओवरऑल जीआईटी, जिसे हम कहते हैं बाउल कहते हैं, यानी उनका जीआईटी इनकन्वीनियंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज lack of conscious control exercise through voluntary contraction of the external anal sphincter। जो इन्फेंट्स होते हैं, माँ की गोद में जो छोटे बच्चे होते हैं, और वो किसी भी वक्त कभी भी उनका कोई भी टाइम नहीं होता है, उनकी जो है डीफिकेशन हो जाती है, बिकॉज वो इनवॉलंटरी रेगुलेट हो रहे हैं। उन्होंने जैसे वॉलंटरी जैसे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो अभी तक उनका जैसे वो चॉइस के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं। जैसे एडल्ट होंगे तो देन उसको किसी टाइम भी स्टॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे जैसे इन्फेंट्स होते हैं तो उसमें ये सारा डीफिकेशन का अमल इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, दैट इज द इनवॉलंटरी इन नेचर। ओवरऑल जैसे हमने जैसे लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा है तो उसमें फंक्शन है थोड़े से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है, मास मूवमेंट भी होती है, डीफिकेशन का भी अमल होता है, और फीसिस की फॉर्मेशन भी होती है, और म्यूकस भी प्रोड्यूस होती है ताकि लुब्रिकेट हो जाए, थोड़े से म्यूकस स्केलेट भी है। ये हमारे बुक्स वगैरह में टर्म्स नहीं है, भले आप इनको याद ना करें, बट ओवरऑल ये सारी चीजें जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से, लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले। अब हम आते हैं रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। जैसे आपको याद होगा हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा था एक जीआईटी है, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जो माउथ से लेकर एनस तक होता है, जो माउथ से लेकर एनस तक है उसे हम कहेंगे जीआईटी कहेंगे। और दूसरा जो उसके अंदर जो है एक्सेसरी ग्लैंड्स थे, एक्सेसरी ऑर्गन थे। ग्लैंड्स में जैसे लिवर और पैंक्रियाज है, लिवर पैंक्रियाज जो ये ग्लैंड्स हैं, बट एक्सेसरी ऑर्गन्स के हवाले से आपने देखा कि उसके यहाँ जैसे टीथ भी है, और ओरल कैविटी के हवाले से आपने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद है। सलाइवरी ग्लैंड्स ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। लिवर की सीक्रेशन जिसे बाइल जूस कहते हैं जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। तो ये सब इनिशियल जो स्टार्टिंग में टॉपिक है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट मौजूद हैं कि कौन से जीआईटी के पार्ट है और जीआईटी किसे कहते हैं, एक्सेसरी पार्ट्स किसे कहते हैं। तो अब आज जैसे ये टॉपिक आ गया है रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें लिवर एंड पेंक्रियाज के रोल को पढ़ेंगे, बिकॉज हमने जैसे सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कस कर लिया है। सलाइवरी ग्लैंड जो 3 ईयर्स की सूरत में होते हैं ओरल कैविटी के अंदर। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर लिवर एंड जैसे गॉल ब्लैडर तो जस्ट स्टोरेज के लिए होता है, कोई सीक्रेशन प्रोड्यूस वगैरह नहीं होती है इसमें, एंड पेंक्रियाज। तो सबसे पहले हम लिवर की तरफ आते हैं, तो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर इसकी जो है एक हम रीडिंग की तरफ आते हैं। जैसे की पॉइंट्स एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, उनको
को जरा आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एसटीपी बुक के अंदर। जैसे एसटीपी बुक के अंदर मौजूद है डक्ट का सिस्टम। जैसे ये लिवर है, लिवर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, लिवर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो सीक्रेशन होती है उसका नेम है बाइल जूस। बाइल जूस सबसे पहले, ये एक प्रीवियस टेस्ट के अंदर सवाल भी काफी बार आ चुके हैं। तो बाइल जूस होगी सबसे पहले जो कलेक्ट होगी, जैसे आप देखिए राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स फ्रॉम लिवर, फ्रॉम लिवर, लिवर से सबसे पहले बाइल जूस को कलेक्ट करने के लिए राइट एंड लेफ्ट डक्ट, ये दो डक्ट्स है, इनका नेम है, हर एक डक्ट का नेम है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो इस डक्ट को हम कहेंगे हेपेटिक डक्ट कहेंगे, दिस डक्ट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। डक्ट की मीनिंग होती है जैसे कोई छोटा सा ट्यूब, वेसल या नाली। तो सबसे पहले जैसे ये एसटीपी बुक में भी मौजूद है ऐसी अरेंजमेंट, और आज इसे अभी भी आप डिस्कस यहाँ पे हम कर रहे हैं, आप नोट कर लें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। दो हेपेटिक डक्ट देन राइट एंड लेफ्ट लोब से आए, देन वो कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया। अब इस डक्ट का नेम है कॉमन हेपेटिक डक्ट। उसके बाद जैसे आप देखिए एक डक्ट है जिसका नेम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के अंदर जैसे गाल आगे जो लीड्स टू गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर के अंदर जो है बाइल जूस जो है स्टोर होती है, यहाँ पे बाइल जूस का स्टोरेज होता है, यहाँ पे आर्जी तौर पे स्टोरेज होगा। जब भी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसे ड्यूटीनम कहते हैं, इसके अंदर जैसे कायम आता है तो फिर देन बाइल जूस रिलीज होती है, तो देन बाइल जूस रिलीज होती है। तो बाइल जूस रिलीज होगी तो सिस्टिक डक्ट से निकल के किस में आएगी, कॉमन बाइल डक्ट में आएगी, कॉमन बाइल डक्ट। ये लफ्ज आपको याद करने, सीरीज याद करनी है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के बाद जैसे आप यकीनन आगे देख रहे हैं कि एक पैंक्रियाज पार्ट भी है, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। अनदर एक जैसे ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन नेचर है। पैंक्रियाज की जो पैंक्रिएटिक सीक्रेशन होती है, ये पैंक्रिएटिक डक्ट के जरिए देन ये जो सेक्शन बनता है जो ड्यूटीनम में इंटर होता है, तो इस पार्ट का नेम है हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट। इस सेक्शन का नेम है हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट, हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट, हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट, हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट। हेपेटो किसको शो करता है, हेपेटो लिवर को शो करता है। जहां बायोलॉजिकल साइंसेस में हेपेटो लफ्ज इस्तेमाल हो, इसकी मीनिंग होती है लिवर। हेपेटोपैंक्रिएटिक यानी पैंक्रियाज का जो पैंक्रिएटिक डक्ट आया है, ये दोनों ज्वाइन होके एक हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट बना दें, दैट इंटर्स इनटू द ड्यूटीनम, जो आके ड्यूटीनम में धक्के होता है। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, यू नो वेरी वेल, स्फिंक्टर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं कि लाइक जब ये नैरो या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये नैरो या कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये कॉन्टेंट यहाँ पे पास नहीं हो सकेगी, जब स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे तो ये मटेरियल इसमें पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे स्फिंक्टर का नेम है स्फिंक्टर ओडाई, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जब आप मेडिकल स्टूडेंट बने वहाँ बुक्स में वो भले जो पढ़े, बट फिलहाल यहाँ पे एंट्री टेस्ट वगैरह इस तरह से हवाले से ये टर्म नहीं है। तो आपने क्या सीखा है इसमें, ये सीखा है कि जैसे लिवर की सीक्रेशन जिसे बाइल जूस कहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले दो लोब्स होती है, लिवर की दो लोब्स होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब्स है, तो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब से एक एक डक्ट आएगा जिसे हम कहेंगे हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट, देन सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट लीड्स इनटू गॉल ब्लैडर। उसके बाद जैसे कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट के बाद पैंक्रिएटिक डक्ट जो पैंक्रियाज से आता है, ये दोनों ज्वाइन होके हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट बनेंगे, और हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट दैट इंटर्स इनटू द ड्यूटीनम। ये बात है एसटीपी बुक के अंदर भी मौजूद है, जरा आप अगर देखेंगे आई थिंक 300 पेज पे होगा, फर्स्ट पैरा में आई थिंक 300 है या 301 है कुछ है, या 299 जो भी, तो आप देख लेना, शायद 300 पे है। उस पे आप जैसे देखेंगे तो उसमें पहली पैरा के अंदर ये सीरीज मौजूद है डक्ट्स की। अब हम आते हैं कि लाइक फंक्शंस ऑफ लिवर क्या है, और लिवर की जूस जिसे हम कहते हैं बाइल जूस, उसके कंपोनेंट क्या है। तो लिवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, largest internal organ है, internal organ of the body, and the liver consists of two lobes, left and right lobe, like two minor lobes भी होती हैं। फिर आगे हम देखेंगे composition of bile क्या है, because secretion of liver, juice of liver is called as secretion or juice, secretion of juice of liver is called as bile। bile जो है liver की secretion या juice को कहते हैं, और liver produces and secretes bile juice and it is stored in the gall bladder। जैसे आपको पता है ब्लैडर लफ्ज
लफ्ज की मीनिंग होती है सैक या बैग, जैसे यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर लफ्ज की मीनिंग होती है सैक या बैग। तो गाल ब्लेडर इसके अंदर एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जस्ट बाइल जूस स्टोर होती है। तो अब बाइल जूस की कंपोजिशन को देखेंगे कि बाइल जूस के अंदर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। फिर क्या है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, वाटर है, बाइल साल्ट्स है, बाइल साल्ट्स के नेम क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट। जैसे अगर आपने एसटीबी बुक, अगर जो इंटर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है, इंटर क्लास में एसटीबी बुक चैप्टर 1 के अंदर भी जैसे बाइल का एक बहुत ही एक अच्छा टॉपिक भी दिया गया है, फंक्शंस भी दिए गए अलग अलग हेडिंग में, बाइल की कंपोजिशन भी दी गई इंटर में चैप्टर 1 में एसटीपी बुक के अंदर मौजूद है। तो उसमें भी ये सेम कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं कि सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट जो बाइल साल्ट्स हैं। उसके बाद जैसे बाइल पिगमेंट्स हैं जो बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन है। जैसे आपको पता है कि लिवर के अंदर जैसे आफ्टर 120 डेज, लिवर के अंदर आफ्टर 120 डेज आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं। जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स होती है जैसे बाइल पिगमेंट के बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन होती है। एसटीबी बुक फर्स्ट ईयर में, एसटीबी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इनकी जो एक जगह पे जैसे जिक्र है, हम देखेंगे एसटीपी बुक के हवाले से वहां भी मौजूद है। तो बाइल पिगमेंट्स जिन्हें हम कहेंगे बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, ये फीसिस के जरिए पास आउट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद इनकी आगे डिटेल भी मौजूद है, थोड़ी सी डिटेल भी मौजूद है बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन की। तो ये बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन आर द बाइल पिगमेंट्स। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बाइल जो जूस है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बिकॉज लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन भी होती है। जैसे लेसिथिन है एक फास्फोलिपिड का टाइप है, म्यूकस भी होती है, कुछ सेल्स एंड सेल डेब्रिस भी होते हैं, डेब्रिस की मीनिंग है टुकड़े होते हैं। तो ये ओवरऑल बाइल जूस की कंपोजिशन है। टोकिन टाइप के सवाल है जो आपको यकीनन याद करेंगे। बट ह्यूमन डाइजेशन के हवाले से हम देखेंगे इसके अंदर जो मेन और इम्पोर्टेंट रोल है बाइल साल्ट्स का है। बाइल साल्ट्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज बाइल साल्ट्स का आगे रोल क्या होगा हम पढ़ेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन। यस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स चंद दिन पहले, शायद 1-2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल साल्ट्स का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बाइल जूस के हर एक के अंदर जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज द बाइल साल्ट्स जो हमने पहले ही पढ़ा है, इमल्सिफिकेशन कराते हैं, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स, सरफेस टेंशन एंड इमल्सिफाई देम। जैसे एक बड़ा ड्रॉप होता है वो फैट का होता है, इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि यही जो बड़ा ड्रॉप है छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स की मदद से ये काम होगा और ये लाइक जो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे तो ही फिर देन जो है इसके ऊपर जो एंजाइम्स एक्ट करेंगे, देन एंजाइम डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। जब फैट का जो ड्रॉप है छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स। तो इसी तरह से और भी जैसे एंजाइम्स के लिए भी बेटर ये हुआ कि जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये ब्रेक होगा तो एंजाइम्स का भी इस पे बहुत ज्यादा एक्शन होता है, सरफेस एरिया भी ज्यादा बढ़ जाती है, thus increase their total surface area. This process is called the emulsification, and these small droplets are then acted upon by the enzyme lipase, and you know very well इसे हम कहते हैं pancreatic lipase, इसे कहते हैं pancreatic lipase या pancreas की secretion है। Bilirubin results from the breakdown of the hemoglobin in the intestine bacteria। अच्छा, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस को थोड़ा सा आप नोट करेंगे कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन हीमोग्लोबिन की हुई, फिर देन
इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट बाइलिरुबिन इनटू द बाइल पिगमेंट दैट गिव्स द फीसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर। ह्यूमन फीसेस होते हैं जिनका कलर जो ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ इस पिगमेंट की वजह से। वो कौन सी पिगमेंट? जिससे बाइलिरुबिन पिगमेंट की वजह से होते हैं। ये किस तरह से? बैक्टीरिया कन्वर्ट बाइलिरुबिन इनटू पिगमेंट दैट गिव्स द फीसेस कन्वर्ट बाइलिरुबिन दैट गिव्स फीसेस को जो कलर जो ब्राउन आता है इस बाइलिरुबिन की वजह से। इसी तरह से सम ऑफ दीस पिगमेंट्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक येलोइश कलर ऑफ द यूरिन। इसी तरह से कुछ ये जो बाइलिरुबिन पिगमेंट एब्जॉर्ब भी हो जाती है, कुछ फीसेस में रिमूव होते हैं। किसी लाइक जैसे इंसान के हवाले से आपने यकीनन ऑब्जर्व किया होगा यूरिन का कलर थोड़ा सा येलोइश होता है। व्हाई येलोइश होता है? बिकॉज ऑफ दिस बाइलिरुबिन पिगमेंट। काफी सारी पिगमेंट जैसे ये फीसेस के साथ पास आउट हो गई, फीसेस का कलर येलोइश हो गया, बट जो कुछ पिगमेंट से एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद ये यूरिन के येलोइश कलर को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बाइलिरुबिन के हवाले से, ठीक है। तो इसको की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा आप नोट करेंगे। Bile salts also help in the absorption of fatty acid from the intestinal tract। ये भी एक एडिशनल थोड़ा सा रोल है, एडिशनल रोल है, जस्ट याद करेंगे। फैटी एसिड्स in the lumen of the duodenum stimulate the other endocrine glands to release the hormone called CCK, cholecystokinin। जैसे आपको पता है ना, फैटी एसिड इन द lumen of the duodenum stimulates यार से आप टाइम आए टाइम थी तो एक यही पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर कल देखिए आखिरी पॉइंट बस ये डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 259 एनटीपी बुक में ना, सीक्रेशन ऑफ बाइल इज रिलेटेड टू द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। Secretion of bile is related to the related to the secretin hormone। bile उसका secretin हार्मोन की रिलेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। secretin हार्मोन भी है और bile कब रिलीज होगा? हर वक्त तो रिलीज नहीं हो सकता है, उसके लिए स्टिमुलेशन चाहिए। कौन सा स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से जैसे सीक्रेटिन हार्मोन रिलीज हो? तो फैटी एसिड जब भी ल्यूमन ऑफ द ड्यूटेनम में आएगी, जैसे आपको पता है ना, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूटेनम। इसमें जब फैट की डाइजेशन होगी तो इसमें होगी फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल होगी। तो ड्यूटेनम में जैसे फैटी एसिड्स आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसी के अंदर, जैसे ड्यूटेनम के अंदर एंडोक्राइन सेल्स हैं जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहेंगे सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। आगे क्या करेगा? कोलिसिस्टोकाइनिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। जैसे आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, गॉल ब्लैडर एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर होती है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होती है। तो जैसे सीसी की हार्मोन रिलीज हुआ तो उसका इफेक्ट किस पे हुआ? स्मूथ मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। और देन जो है बाइल जूस है कहां से रिलीज होगी? गॉल ब्लैडर से, अलोइंग बाइल टू रिलीज इन द ड्यूटेनम। तो देन जो है बाइल जूस जो है कहां से? गॉल ब्लैडर से ड्यूटेनम में आएगी। हर वक्त जैसे हमने नोट किया था कि हर वक्त जैसे ये सीक्रेशन ड्यूटेनम में नहीं इंटर होती है, उसके लिए भी स्टिमुलेशन होनी चाहिए। क्या स्टिमुलेशन है? स्टिमुलेशन है जब फैटी एसिड ड्यूटेनम में थे तो उस वक्त क्या हुआ? एंडोक्राइन सेल्स स्टिमुलेट हुए जिन्होंने आगे क्या किया? सीसीके हार्मोन प्रोड्यूस किया। सीसीके का इफेक्ट किस पे है? स्मूथ मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर है। फिर वो क्या करेंगे? जैसे रिलैक्स होंगे तो यानी यकीनन जो उसके गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होगी वो रिलीज होकर आके ड्यूटेनम में शामिल होगी। ये इसकी रिलीज का स्टिमुलेशन है। इसी तरह से एसिडिक काइम इन द ल्यूमन ऑफ द ड्यूटेनम stimulates another endocrine cells to release the hormone called secretin hormone। एसिडिक काइम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे सीसीके के लिए स्टिमुलस क्या है? फैटी एसिड है। सीक्रेटिन हार्मोन है, उसके लिए स्टिमुलस क्या है? एसिडिक काइम है। Secretin produced by duodenum is carried out through the circulatory system to the liver and stimulates liver to release bicarbonate into the bile।
जैसे आपको पता है कि लिवर के अंदर काफी सारे साल्ट्स होते हैं, उसमें वन ऑफ देम इज बाइकार्बोनेट साल्ट्स भी होते हैं। तो बाइकार्बोनेट साल्ट्स तब रिलीज होंगे जब सीक्रेटिन हार्मोन जाके कमांड या ऑर्डर देगा लिवर को तब। और ये सीक्रेटिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा? तब प्रोड्यूस होगा जब एसिडिक कायम ड्यूटीनम में आएगा। एसिडिक कायम कैसे आया था आपको पता है कि स्टमक के अंदर HCl जो प्रोड्यूस होता है वो उसकी वजह से एसिडिटी होती है। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज के कौन करेंगे? बाइल साल्ट्स करेंगे। बाइल साल्ट्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? लिवर से प्रोड्यूस होंगे। बट वहां से कौन उसको स्टिमुलेट करे कि भाई अब बाइल साल्ट्स आ जाए, बाइल जूस आ जाए? वो होगा सीक्रेटिन हार्मोन। सीक्रेटिन हार्मोन ड्यूटीनम में ही प्रोड्यूस होगा और देन जैसे स्टिमुलेट करेंगे जैसे लिवर को, लिवर में से बाइकार्बोनेट आएंगे बाइल जूस के साथ, और बाइकार्बोनेट्स देन क्या करेंगे? यकीनन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द थाइम। तो ये इस तरह से दो हार्मोन का रोल है। आप नोट करेंगे, कल हम यहाँ से